नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, लेकिन इसके उलट कानपुर में साध्वी रितंबरा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा कि 2 बच्चे परिवार के लिए जबकि 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करें। तो हिंदुओं से अपील की है साध्वी रितंबरा ने कि 4 बच्चे वो पैदा करें और 2 बच्चे राष्ट्र के नाम समर्पित करें। रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी रितंबरा की तरफ से ये बयान दिया गया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हमारे दो। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बीएसपी की। बीएसपी प्रमुख मायावती क्या 1 लाख चलो की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल यानी कि 2012 चुनाव से लेकर आज तक एक कर पार्टी के हर बड़े चेहरे को वो बाहर कर चुकी हैं। और आज इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम कौन सा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े चेहरे बीएसपी से बाहर बारी बारी। बीएसपी ऐसे करेगी 2024 की तैयारी। मायावती भूली सोशल इंजीनियरिंग। जनता के बीच बीएसपी कैसे बनाएगी पैठ? ब्राह्मण चेहरे पर दगेबाजी का ठप्पा, आरोपों की बौछार। कैसे पार होगी चुनावी मझधार? तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी से कई बड़े नेता बाहर हो चुके हैं। नामों की फहरिस्त में जो पहला नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है। 2007 में बीएसपी सरकार में पावरफुल मंत्री हुआ करते थे और पार्टी का मुस्लिम चेहरा थे, लेकिन अब वो पार्टी के साथ नहीं है। मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब वो कांग्रेस में है। अगले चेहरे की बात कर ले हैं लालजी वर्मा। ओबीसी वर्ग से आते हैं, बीएसपी सरकार में मंत्री थे, अब समाजवादी पार्टी में है। एक और नाम है रामवीर उपाध्याय का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अब बीजेपी में हैं। कभी बीएसपी में हुआ करते थे। बड़े चेहरे के तौर पर इनकी पहचान थी। अगला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ओबीसी वर्ग से आते हैं ये भी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े नेताओं में शुमार थे, मंत्री भी थे, लेकिन 2017 चुनाव से पहले बीएसपी से निकाल दिए गए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी में इस वक्त है। एक और नाम इस फेहरिस्त में जो आता है वो है वेदराम भाटी का। बीएसपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदला और वेदराम भाटी की राहें भी अलग हो गई। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में। इस तरीके से बीएसपी से एक कर कई बड़े चेहरे बाहर हो चुके हैं। ये नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी का, जो कि बीएसपी के बड़े नेताओं में शुमार थे। 2015 में उनकी राहें बीएसपी से अलग हो गई थी। अगला नाम फागू चौहान का। पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा चेहरा, ये भी 2007 में घोसी सीट पर बीएसपी को इन्होंने जीत दिलाई थी। 2017 में बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने अब उन्हें राज्यपाल बना दिया है। एक और बड़ा नाम है रामअचल राजभर का। कभी बीएसपी का बड़ा चेहरा, राजभर समाज से आते थे, बीएसपी से निकाले गए, अब समाजवादी पार्टी में हैं। कभी बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे थे। एक और चेहरे की बात कर लेते हैं जो बीएसपी से अब दूर हो चले हैं। ये है इंद्रजीत सरोज। कभी बीएसपी के बड़े नेताओं में इनका भी नाम शुमार था, अब पार्टी का हिस्सा ये नहीं है। जो सबसे नया नाम जुड़ा है इस लिस्ट में, बीएसपी से छोड़ने वाले या फिर निकाले जाने वाले नेताओं की लिस्ट में इतने ही नाम नहीं है, बल्कि ये फेहरिस्त बहुत बड़ी है। अब इस फेहरिस्त में बीएसपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नकुल दुबे का नाम भी शामिल हो गया है। और इन्हें बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी से निकाला है। पार्टी से निकाले जाने के बाद नकुल दुबे से हमने बात की थी, हमारी टीम ने बात की, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया का फैसला है
मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मुक्त किया है इस बात के लिए कि तुम पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ जयेश प्रसाद जी के साथ, कक्कू पांडे जी के साथ और हमारे बहुत ढेर सारे साथी हैं, सब लोग मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक अजीबोगरीब वातावरण उत्पन्न हो गया और कंटिन्यू कर रहा है, उसको रोकने में एक अपनी नई मुहिम चलाओ, नया मिशन चलाओ। उसी मिशन में काम करने के लिए माननीय बहनी ने हमको आशीर्वाद दिया, उसी में काम करने हुआ क्या बहन जी से इस बीच कभी बात हुई? चुनाव हारने के बाद तो समीक्षा बैठक में भी आप गए, तमाम चीजें। नहीं, समीक्षा बैठक में नहीं गए थे, 27 तारीख की बैठक में हम लोग नहीं गए थे और अब मेरी कोई मुलाकात भी नहीं, मेरी कोई बातचीत भी नहीं, लेकिन बहनी का फैसला है तो है। कुछ शोकॉज नोटिस आया, कोई कारण पूछा गया कि आप क्यों कौन सी ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, उनके विधायक नहीं जीत पाए आपके इलाकों से, या क्या ऐसा हुआ जिस कारण नकुल दुबे जी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? क्योंकि आप तो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। देखिए, अब जहाँ तक मुझे लगता है मेरे साथ न्याय हुआ है, ये न्याय हुआ है, इसको अन्याय का रूप मत दीजिए, बिल्कुल न्याय हुआ है और ये मेरे ही साथ नहीं, मेरे संपूर्ण समाज के साथ न्याय हुआ है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो नाराजगी बीएसपी नेताओं में है तो नाराजगी समाजवादी पार्टी में भी है। आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, अखिलेश यादव से नाराज हैं। ये खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं, लेकिन अब एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या आजम खां पार्टी बदलने वाले हैं? दरअसल एआईएमआईएम ने आजम खां को अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपने का ऑफर उन्हें दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और क्या नाम है बैरिस्टर ओसी साहब आजम खान साहब को ये चाहते हैं कि वो अपने घर में आए। तो आजम खां एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच शेयर करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम खां को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने खुला न्योता भेजा है। ये उनकी पार्टी है, उनका घर है, और जो बड़ा होता है वो पार्टी का सर्वे सर्वा होता है, वो पार्टी का सर्वे सर्वा होता है। आए, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी पार्टी को खड़ा करें और उत्तर प्रदेश में कैसे चलाना है, क्या करना है, ये तय करें आजम खान साहब। एआईएमआईएम की ओर से ये लेटर तब आया है जब आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां साफ तौर पर कह चुके हैं कि अखिलेश यादव को उनके कपड़ों से बदबू आती है। अखिलेश यादव पर आजम खां की अनदेखी करने के आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव पर कई नेता मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। इसमें शफीकुर रहमान बर का नाम भी शामिल है, लेकिन आजम खां समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही ओवैसी की पार्टी इस मौके को जाने नहीं देना चाहती। कहा जा रहा है कि जल्द ही ओवैसी आजम खां से मुलाकात भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिलने जाएंगे, बस समय मिल जाए, बिल्कुल मिलने जाएंगे। जी समय मांगा गया मिलने के लिए। जेल जाएंगे, सीतापुर जेल जाएंगे, मिलेंगे? हाँ, सीतापुर जेल जाएंगे। मतलब आजम खां की अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के पीछे कोई तो वजह है और इस वजह में एआईएमआईएम अपने लिए फायदा तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खां को लेकर अखिलेश यादव से मुस्लिम वर्ग की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच शायर मुनव्वर राणा के भाई राफे राणा ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। राफे राणा ने कहा कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। अगर मुलायम सिंह यादव जेल में होते तो क्या तब भी अखिलेश यादव इसी तरह से चुप होते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुद का कहना कि अखिलेश यादव जी खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से छूटें, तो इन हालातों से तो ये समझ में आता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल सच्ची है। आजम खान की जगह मुलायम सिंह जेल में होते तो क्या पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब कुछ ना करती? 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक कोई भी तरह का बयान नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। इनके हालात हैं ये बिल्कुल वही हैं जो सुप्रीमो मायावती के हालात, वन मैन शो। चलिए बात कर लेते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार 2.0 के 20 दिन पूरे हो चुके हैं और 20 दिनों में कौन कौन से बड़े फैसले हुए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, फ्री राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, औद्योगिक निवेश बढ़ाने की तैयारी की गई है बड़े स्तर पर। तीसरा,
2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया। वहीं चौथा बड़ा फैसला तहसीलों पर फायर टेंडर सुविधा शुरू करने का। पांचवा बड़ा फैसला है कि डीएम सोनभद्र, डीएम औरैया और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड कर दिया गया। छठवां बड़ा फैसला लिया गया कि पुलिस विभाग में भर्ती को मंजूरी दी गई। सातवां बड़ा फैसला यह रहा कि 200 करोड़ की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया गया। और आठवां बड़ा फैसला था कि 33 माफिया चिन्हित किए गए। नौवां बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया, 100 से ज्यादा अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर चला। और 10वें बड़े फैसले के रूप में एंटी रोमियो स्क्वाड, उसे एक बार फिर से जीवित किया गया, जो हमने पहले कार्यकाल की शुरुआत में देखा था। 11वां बड़ा फैसला, दोबारा शुरू हुआ जनता दरबार कोविड के 2 साल के बाद। 12वां बड़ा फैसला हुआ स्कूल चलो अभियान की शुरुआत एक बार फिर से हुई, श्रावस्ती से इस बार हुई है। 13वां बड़ा फैसला, कम साक्षरता दर वाले जिलों पर फोकस बढ़ाने के निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को दिए गए। वहीं 14वां बड़ा फैसला, पेपर लीक केस में सख्त एक्शन देखने को मिला। सरकार ने जो 15वां बड़ा फैसला लिया, विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। 16वां बड़ा फैसला, टैबलेट और स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। 17वां बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया, संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया गया। 18वां बड़ा फैसला जी 18वें बड़े फैसले के रूप में आप देखिए, होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती, ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 19वां बड़ा फैसला यह रहा कि अयोध्या में मंदिरों को नहीं देना होगा निगम का टैक्स। और 20वां बड़ा फैसला यह रहा कि सड़क निर्माण में कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का फैसला लिया है। न्यूज 18 से बातचीत में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 के चुनाव के संकल्प पत्र में 60 वर्ष से जो ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा के लिए उन्होंने संकल्प पत्र में व्यवस्था किया था, उसको हम लोग अपने 100 दिन के एजेंडा में रखेंगे। और 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं पूरे हमारे जो परिवहन विभाग की बसें हैं उत्तर प्रदेश में और देश के किसी कोने में जाती हैं, उसमें उनको निःशुल्क यात्रा कराएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि 15 अप्रैल को हिंसा की साजिश रच ली गई थी। अंसार असलम को शोभा यात्रा का रूट पहले से पता था। 2 आरोपियों अंसार और असलम को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया, जिसके बाद अदालत की ओर से पुलिस कस्टडी में इन दोनों को भेजा गया, जबकि बाकी 12 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा और हिंसा के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली की जहांगीरपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही शाम को शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी, कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। पथराव धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पत्थरबाजी के बाद दंगाइयों ने तलवार भी लहराए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में एक आम नागरिक के साथ 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों की गोली भी लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सबसे पहले जब शोभा यात्रा हो रही थी और जो वर्बल फिजिकल ऑल्टरकेशन और दंगा की स्थिति जब पैदा हुई है, चूंकि पुलिस साथ में थी इसीलिए जो हमारे पुलिसकर्मी थे, इन्होंने ह्यूमन वॉल बनाकर दोनों ग्रुप को बिल्कुल अलग कर घंटों कंटेन करके रखा है। अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं। वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स में से एक घायल हुआ है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ RAF की कंपनियां तैनात कर दी गई है। साथ ही दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में भी दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हमारे लोग अंदर गली में जाके तोड़ के आए, देखिए आप भी सबकी गाड़ियां फेंक गए। कितनी की संख्या में थे वो लोग? 20-25 जने थे, एकदम भागे चले आए।
हालांकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने मस्जिद की ओर पत्थर फेंके। मस्जिद से सर कहाँ पत्थरबाजी, मस्जिद में नमाजी हैं, रोजेदार आदमी हैं, और भी तो पर्व निकलते हैं, दुर्गा निकलती है, यहाँ से गणपति निकलता है, सब बड़े प्यार से जाते सब कुछ। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। इस हिंसा में पुलिस ने 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच के बाद ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में जहांगीरपुरी में इस हिंसा के बाद जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई तो कुछ आरोपियों के परिजन भी पीछे पीछे थाने पहुंच गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अब यूपी में पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। रात से ही लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी अपील कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम को हिंसा के बाद से सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गयी। हमारे जो संवेदनशील जिले हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे यहाँ से अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, और आप अगर अपनी टीम को भेजेंगे तो देखेंगे कि सभी जगह लोग अलर्ट हैं और पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में हनुमान जयंती की यात्रा को देखते हुए पुलिस का मार्च पास्ट जारी है। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। सभी चौराहों पर पुलिस की टीमें तैनात हैं। हालांकि गाजियाबाद का लोनी संवेदनशील इलाका है, ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कान्हा की नगरी मथुरा में भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के जो आसपास के जिले हैं उनमें विशेष रूप से सतर्कता जो है रखने की बात कही गई है। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। देहातों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। यही नहीं, झांसी में भी पुलिस ने सभी चौराहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग हो रही है। वहीं बरेली में भी हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस की तैयारी पूरी है। किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। फिलहाल यूपी में हनुमान जयंती को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली में हिंसा के बाद आसपास के जिलों में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट कर दिया गया और इसका नतीजा ये रहा कि 900 से ज्यादा शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में बिना किसी बवाल के निकली। सब शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ और खास बात रही कि इस दौरान कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जूस पिलाया, उनको केले बांटे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को ना हो। ये यूपी की तस्वीर है। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।